हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे फीचर्स ऑफ डेवलप्ड इकोनॉमीज़। डेवलप्ड इकोनॉमीज़ के क्या फीचर्स हैं वो हम बात करेंगे। टू इम्पॉर्टेंट थिंग्स बिफोर वी बिगिन आर फर्स्ट कि आप इन सभी पॉइंट्स को अपने तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, अपने लॉजिक, अपने रीजनिंग और डेटा की हेल्प से इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। What I am doing is only the one way, you can do differently. Second कि बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि सभी कंट्रीज़ में जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं ये सभी फीचर्स लागू हों, लेकिन ये श्योर है कि मैक्सिमम ऑफ दीज फीचर्स आर एप्लीकेबल ऑन मैक्सिमम डेवलप्ड कंट्रीज़। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हाई पर कैपिटा रियल इनकम, जो डेवलप्ड इकोनॉमीज़ होती हैं वहाँ पे इन कंपैरिजन टू अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज़ 30 टाइम्स पर कैपिटा इनकम उनकी होती है, उनसे 30 गुना ज़्यादा होती है। वर्ल्ड एटलस मेथड के अकॉर्डिंग उन्होंने क्लासीफाई किया हुआ है, उनके अकॉर्डिंग $12,745 से अगर ज़्यादा पर कैपिटा रियल इनकम है तो वो डेवलप्ड इकोनॉमीज़ कंसिडर होंगी। और ये भी आप ध्यान रखें कि किसी एक फीचर के बेस पे हम डेवलप्ड या अंडर डेवलप्ड नहीं कह सकते। ये सारे फीचर्स, जब मैक्सिमम फीचर्स एक इकोनॉमी में हो उसके बेसिस पे ही उसका क्लासिफिकेशन होता है। नेक्स्ट, हाई रेट ऑफ ग्रोथ। यहाँ पे ना केवल पर कैपिटा इनकम हाई होती है बल्कि रेट ऑफ ग्रोथ, वृद्धि की दर भी हाई होती है। ये जनरली जो डेवलप्ड इकोनॉमीज़ हैं वहाँ पे हाई ग्रोथ रेट होता है और वो उसको मेंटेन करते हैं। कभी कभार जैसा कि 2009 में हुआ रिसेशन के टाइम पे जो ग्रोथ रेट है वो नेगेटिव हो गया था, अदरवाइज वहाँ पे नॉर्मली हाई ग्रोथ रेट रहता है। नेक्स्ट, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जो डेवलप्ड इकोनॉमीज़ हैं उनमें हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है। वो ना केवल बेसिक नेसेसिटीज़ उनकी पूरी होती हैं बल्कि वो कंफर्ट और लग्जूरियस आइटम्स भी यूज़ करते हैं, उससे उनकी लाइफ इजी हो जाती है, एफर्टलेस हो जाती है। तो उनका हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ये किस पे डिपेंड करेगा? जितना इनकम होगा उसी के अकॉर्डिंग हम जो लग्जूरियस आइटम्स हैं, कंफर्ट हमारा बढ़ाने वाले आइटम्स हैं, उनको खरीद सकते हैं। एक इसको हम कैलोरी इनटेक के बेसिस पे भी देख सकते हैं कि जो डेवलप्ड इकोनॉमीज़ हैं वहाँ पे कैलोरी इनटेक 3700 दिया हुआ है इस डेटा के अकॉर्डिंग, और जो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज़ हैं वहाँ पर डे कैलोरी इनटेक 2400 कैलोरी को कंज्यूम करते हैं और इससे भी कम। आपको पता है कि हमारे इंडिया में जो बिलो पॉवर्टी लाइन जिनको हम कंसीडर करते हैं उनका कैलोरी इनटेक इससे भी कहीं ज़्यादा कम होता है, 1700 1800 इतना के लगभग होता है, कईयों का बिल्कुल कम। नेक्स्ट इज हाँ, इसको एक और तरीके से हम बात कर सकते हैं कि HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसको आगे हम डिटेल में करेंगे कि इंडेक्स क्या है, किन पे डिपेंड होता है, कैसे हम इसको मेज़र करते हैं। इसकी वैल्यूज़ 0 से 1 के बीच में होती हैं। जो डेवलप्ड इकोनॉमीज़ हैं उनकी 0.8 से 1 पॉइंट तक उनका HDI होता है, और जो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज़ हैं उनका 0.3 to 0.5, और उसके आगे अगर 0.5 से 0.8 तक है तो वो मिडल रेंज की कंट्रीज़ होते हैं। नेक्स्ट इज़ हाई रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन एंड लो कैपिटल आउटपुट रेशो। दो बातें यहाँ पे बताई गई हैं। हाई रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा होता है। इन्वेस्टमेंट डिपेंड करता है कि इनकम कितनी हो रही है। पहले इनकम क्या है वो हम रिलेशन समझ सकते हैं कि इनकम अगर है तो उसमें से हमारी सेविंग भी ज़्यादा होगी, और अगर ऐसी सूटेबल कंडीशंस हैं, गवर्नमेंट अलाउ कर रही है इन्वेस्टमेंट के लिए, हमें फ्रीडम है, तो ऐसे कंट्रीज़ में ज़्यादा ही कैपिटल फॉर्मेशन होता है। और दूसरी यहाँ पे बात है लो कैपिटल आउटपुट रेशो। कैपिटल आउटपुट रेशो का मतलब है कि एक अगली यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए, आउटपुट की एक अगली यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया जाए, दैट इज़ कैपिटल आउटपुट रेशो।
तो ये डेवलप्ड इकोनॉमीज़ में कैपिटल आउटपुट रेशियो कम होता है। अगर हम कहें 2:1 है या 5:1 है, तो जिन कंट्री में 2:1 है कि 2 यूनिट कैपिटल की लगा के 1 यूनिट आउटपुट की प्रोड्यूस की जा सकती है, तो वहाँ पे हम कम इन्वेस्टमेंट के साथ भी ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं, वहाँ पे कैपिटल फॉर्मेशन ज़्यादा होगा। यहाँ पे अगर हम बात करें, इन दोनों ही तरीक़ों से हमें बेनिफिशियल रहता है डेवलप्ड इकोनॉमीज़ के लिए कि वहाँ पे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है, बेहतर कंडीशंस हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, और कैपिटल आउटपुट रेशियो भी कम होती है। 2 मेन मेथड हैं प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए। एक फर्स्ट है कैपिटल डीपनिंग, नेक्स्ट इज कैपिटल वाइडनिंग। कैपिटल डीपनिंग का मतलब है कि कैपिटल का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स का यूज़ किया जाए। वो तभी पॉसिबल है अगर उसको यूज़ करने वाले जो मैन हैं, जो लेबर हैं, वो स्किल्ड हैं, वो ट्रेंड हैं, वो तभी उसको यूज़ कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल का यूज़ किया जाए, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज़ की जाए। नेक्स्ट इज़ कैपिटल वाइडनिंग। वाइडनिंग का मतलब है कि उसका क्षेत्र बढ़ाना, वाइडन करना। उसमें हमारा ये रहेगा कि नई मशीन, नए इक्विपमेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा परचेज किए जाएं, यूज़ किए जाएं। देखो दोनों में डिफरेंस समझिए आप। डीपनिंग का मतलब है कि कैपिटल का सघनता से यूज़ होना, और कैपिटल वाइडनिंग का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा इक्विपमेंट्स, मशीन्स का यूज़ करना, इस प्रकार से इन्वेस्टमेंट करना, नए प्लांट, नए इक्विपमेंट्स का यूज़ करना। तो वो हो गया वाइडन, वाइडन करना कैपिटल के यूज़ को। और डीपन होता है कि किसी प्रोसेस में, किसी प्रोडक्ट की मेकिंग में कैपिटल का ज़्यादा यूज़ करना। तो प्रोग्रेस के लिए दोनों ही चीज़ें चाहिए, डीपनिंग भी और वाइडनिंग भी। तो और इसमें हम बात करें कि जैसे स्टील, माइनिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, इस प्रकार की जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें बहुत ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। जो हैवी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, बेसिक इंडस्ट्रीज़ होती हैं, वो उनमें कैपिटल की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो ये वहाँ पे पॉसिबल है डेवलप्ड इकोनॉमीज़ में। नेक्स्ट इज़ डेवलप्ड ह्यूमन कैपिटल। अब फिज़िकल कैपिटल जो मशीन है, टेक्नोलॉजी है, वो हमने बढ़ा ली, उसके साथ साथ ज़रूरी है कि जो ह्यूमन कैपिटल हो वो भी हो। ह्यूमन कैपिटल को पहले समझे कि होती क्या है। ह्यूमन कैपिटल इज़ द स्किल एंड नॉलेज एम्बॉडिड इन द माइंड एंड हैंड्स ऑफ द पॉपुलेशन। इस प्रकार की स्किल और नॉलेज जो लोगों को काबिल बनाती है। यहाँ पे हमारे 2 बात आएंगी। एक तो वो स्किल्ड होना चाहिए पर्सन, लेबर, और उसमें नॉलेज होनी चाहिए, स्किल्ड होना चाहिए, ट्रेंड होना चाहिए, और दूसरी बात कि उसकी हेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए। इसके जो 3 कंपोनेंट हैं, गुड हेल्थ, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन ऑफ वर्कर्स और इनोवेशंस। गुड हेल्थ अगर होगा तो उस व्यक्ति की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, वो कम एब्सेंट रहेगा, उसको अपने इलाज पे कम खर्च करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से वो कॉस्ट घटा के अपनी इनकम इंक्रीज़ कर सकता है। हेल्थ पे जो एक्सपेंडिचर है उसको कम कर सकता है, एब्सेंट कम रहेगा, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा, एक हेल्दी पर्सन ज़्यादा वर्क कर सकता है। नेक्स्ट इज़ ट्रेनिंग एंड एजुकेशन ऑफ वर्कर्स। ट्रेनिंग अगर मिली हुई है वर्कर्स को तो वो ज़्यादा एफिशिएंटली काम करेंगे, उनकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, वो नई मशीन्स को हैंडल करने के लिए कैपेबल होंगे। नेक्स्ट इज इनोवेशंस। इनोवेशंस का मतलब होता है, एक इन्वेंशन होता है, एक इनोवेशन होता है। इन्वेंशन होता है किसी भी नई चीज़ को पहली बार उसके बारे में खोज करना, और इनोवेशन का मतलब होता है कि उस खोज को प्रैक्टिकली एप्लीकेबल बनाना, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करके उसको एप्लीकेबल बनाना, या एज इट इज़ भी, और उसको जब प्रैक्टिकली हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इनोवेशन। इनोवेशन हम प्रोडक्ट में भी कर सकते हैं, एक नए प्रोडक्ट की भी खोज कर सकते हैं, उसको बनाने की नई विधि की भी खोज कर सकते हैं, रॉ मटेरियल्स की खोज कर सकते हैं, मार्केट की खोज कर सकते हैं। तो ये जो नई डायमेंशन है प्रोडक्शन में, दैट इज़ कॉल्ड इनोवेशन। तो
जो ह्यूमन कैपिटल डेवलप्ड कब होगी, जब ये सारी चीज़ें होंगी, गुड हेल्थ भी होगी, ट्रेंड भी हैं वर्कर्स, और वो इनोवेशन भी करते हैं, नए तरीके से चीज़ों में चेंज लाने की कोशिश करते हैं, तो वो हमारी ह्यूमन कैपिटल बन जाती है। तो डेवलप्ड कंट्रीज़ में जो लेबर है वो ह्यूमन कैपिटल के जैसे परफॉर्म करती है। और इनमें जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ही आज के टाइम में, अगर हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो सबसे बेहतर इन्वेस्टमेंट समझा जाता है एजुकेशन, हेल्थ और ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ में, क्योंकि इसके रिटर्न्स ज़्यादा हैं। बेहतर लेबर होगी तो बेहतर ही रिजल्ट्स होंगे। नेक्स्ट इज़ लो ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। इन कंट्रीज़ में पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट, जनसंख्या की वृद्धि दर कम होती है। वो किस लिए होती है? क्योंकि यहाँ पे जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का 4th फेज लागू होता है, 4th स्टेज जो हम कहते हैं। इस 4th स्टेज की विशेषता है कि बर्थ रेट भी कम होता है इसमें और डेथ रेट भी कम होता है। डेथ रेट प्रोग्रेस को दिखा रहा है कि कम डेथ रेट होना प्रोग्रेस को दिखा रहा है कि लोगों को हेल्थ सर्विसेज मिली हुई हैं। और बर्थ रेट अवेयरनेस, जो लो बर्थ रेट है वो अवेयरनेस को शो कर रहा है कि लोग अवेयर हैं। जब इस फेज़ में पहुंच जाते हैं तो उस वक्त एक जो पॉपुलेशन में इंक्रीज़ है उसको बर्डन के तौर पे समझा जाने लगता है। ये देखिए, पहले चाइल्ड में लोग हैप्पी होते हैं, दूसरे को क्राउड समझने लगते हैं और तीसरे में अनमैनेजेबल। तो वहाँ पे लोगों का मेंटालिटी ऐसा होता है कि वो लो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट में बिलीव करते हैं। और उसके जो बेबी है, चाइल्ड है, उसके कंपैरिजन में वो मटेरियल थिंग्स और फैसिलिटीज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। और उनको लगता है कि अगर पॉपुलेशन ज़्यादा इंक्रीज़ होगी तो उसमें जो हमारा नया बच्चा होगा उस पर ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा और हम अपनी सुख सुविधाओं पे जो है उसको इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो वो कम जो है पॉपुलेशन वहाँ पे रहती है। नेक्स्ट इज़ टेक्निकल प्रोग्रेस। टेक्निकल प्रोग्रेस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम रिसोर्सेज का यूज़ नहीं करते, हमारी इकोनॉमी में कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं, चाहे वो लेबर है चाहे कैपिटल है, वो अनयूज्ड है, तब तक तो हम उसकी हेल्प से प्रोग्रेस कर सकते हैं। पर जब अगर हम इस फेज़ में पहुंच जाते हैं कि हमने अपने सभी रिसोर्सेज का यूज़ कर लिया, तो एक ही तरीका बचता है कि हम टेक्निकली प्रोग्रेस करें, उनके ऑप्शंस ढूंढें, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करने की कोशिश करें, तभी हम जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है उसको ऊपर की तरफ शिफ्ट कर पाएंगे। कि जो गिवन रिसोर्सेज हैं उन्हीं की हेल्प से, सिर्फ हम उनमें बढ़ोतरी ना हो अगर, और टेक्नोलॉजी में बढ़ोतरी करके हम उत्पादन संभावना वक्र को ऊपर की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं। प्रोफेसर शुम्पेटर ने इस पे बहुत ज़्यादा जोर दिया है। जो हमने इनोवेशन की बात करी वो इनोवेशन प्रोफेसर शुम्पेटर की ही दी हुई थ्योरी है। उन्होंने ही इसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है कि इनोवेशन से इकोनॉमी में बहुत ग्रोथ हो सकती है। ये कब हो, टेक्निकल प्रोग्रेस का फ़ायदा कब होगा? जब हमें नए प्रोडक्ट्स मिलेंगे, नए तरीके से उन प्रोडक्ट्स को बनाया जाना हम सीखेंगे, और न्यू फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जो बिजनेस का ढांचा है ऑर्गेनाइजेशनल, उसको हम नई फॉर्म्स के साथ उसको एस्टेब्लिश करेंगे तो टेक्निकल प्रोग्रेस होगी। नेक्स्ट इज ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में हमारा रहता है कि जो डेवलप्ड इकोनॉमीज़ हैं वहाँ पे सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है, प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंडेंस कम होती है। वो इसलिए कम होती है क्योंकि उनका प्राइमरी सेक्टर इतना ज़्यादा डेवलप और अच्छी कंडीशन में होता है कि वो ही सफिशिएंट है। एक छोटा सा जैसे यूएसए का एग्जाम्पल दिया हुआ है कि 4% ऑफ टोटल पॉपुलेशन, 4% ही पॉपुलेशन जो है एग्रीकल्चर कर रही है, और वो ही इतना प्रोड्यूस कर रही है कि बाकी 96% पॉपुलेशन का उससे गुजारा हो सकता है। और ना केवल गुजारा, वो एक्सपोर्ट भी करते हैं। उनका इतना ज़्यादा विकसित प्राइमरी सेक्टर होता है, प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है पर हेक्टेयर। तो इसी वजह से वो कम लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंड करके ज़्यादा लोग सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में एंगेज होते हैं। ये एक विशेषता है।
और ये भी जो मैंने स्टार्टिंग में बात कही कि सभी कंट्रीज़, डेवलप्ड कंट्रीज़ पे लागू नहीं होता कि सबका एग्रीकल्चर सेक्टर इतना विकसित है, पर ज़्यादातर जो डेवलप्ड इकोनॉमीज़ हैं वहाँ पे अगर इस तरीके की लैंड है कि एग्रीकल्चर हो सकती है, वहाँ पे वो प्राइमरी सेक्टर काफ़ी डेवलप होता है। नेक्स्ट इज़ ग्रोथ ओरिएंटेड इकोनॉमिक एजेंसीज़। जो इकोनॉमिक एजेंसीज़ हैं जैसे हमारे बैंक हो गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, वहाँ पे प्लानिंग एजेंसीज़, अगर ये एजेंसीज़ प्रोग्रेसिव हैं तो किसी भी कंट्री के लिए ग्रोथ करना इजी हो जाता है मिनिमम कॉस्ट पे। गवर्नमेंट भी एक एजेंसी के रूप में काम कर सकती है जब वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करती है, जब वो ऐसे उद्योग विकसित करने में मदद करती है जो जिनमें बहुत ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, जैसे हमारी आयरन और स्टील इंडस्ट्री जो बेसिक इंडस्ट्रीज़ होती हैं, हैवी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, जिनमें रिटर्न काफ़ी देर जो समय में जो मिले, ऐसी इंडस्ट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट करती है, तो वो भी एक प्रोग्रेसिव एजेंसी के रूप में उस वक्त कार्य कर रही होती है। और गवर्नमेंट पब्लिक यूटिलिटीज़ भी अवेलेबल कराती है, जैसे हेल्थ, एजुकेशन, ये भी गवर्नमेंट ही अवेलेबल कराती है। और क्या एजेंसी हो सकती हैं, जैसे फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। मॉनेटरी पॉलिसी का संबंध हमारा मनी की सप्लाई को कंट्रोल करने से है कि जितनी डिमांड है उसके अकॉर्डिंग मनी की सप्लाई इकोनॉमी में बनी रहे, उसके लिए मॉनेटरी पॉलिसी अगर बेहतर है तो हमारा इंटरेस्ट रेट लो रहेगा और किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसी प्रकार से जो फिस्कल पॉलिसीज़ होती हैं वो अगर इतनी अच्छी हैं कि वो सेविंग और इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दे रही है। फिस्कल पॉलिसीज़ से हमारा संबंध होता है कि गवर्नमेंट का क्या टैक्स स्ट्रक्चर है, किस प्रकार से वो उस कैसे अपनी रेवेन्यू कर रही है और कैसे उसका एक्सपेंडिचर कर रही है। इस प्रकार की पॉलिसी सेविंग और इन्वेस्टमेंट को भी प्रभावित करती हैं। तो जो डेवलप्ड इकोनॉमीज़ हैं वहाँ पे ये सभी एजेंसीज प्रोग्रेसिव होती हैं, ग्रोथ ओरिएंटेड होती हैं, उनका फोकस ग्रोथ करना होता है। नेक्स्ट इज एडवांस्ड फॉरेन ट्रेड। इन इकोनॉमीज़ में फॉरेन ट्रेड भी एडवांस होता है, वहाँ पे फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट होते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट आप पढ़ेंगे, वहाँ पे फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट होती हैं, उनके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ज़्यादा होते हैं और वो ना केवल अपने लिए प्रोड्यूस करते हैं, एक्सपोर्ट करने के लिए प्रोड्यूस करते हैं। उनकी क्वालिटी अच्छी होती है और जब वो जितना ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे उतने ही एम्प्लॉयमेंट भी वहाँ पे जनरेट होती है। नेक्स्ट इज डेवलप्ड नेचुरल रिसोर्सेज। वहाँ पे एक क्या फीचर होता है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, चाहे वो लैंड है, क्लाइमेट है, वाटर है, फॉरेस्ट, मिनरल्स, सोर्सेज ऑफ फ्यूल, ये सभी का वो एफिशिएंट मतलब उसको हिंदी में हम कहेंगे कुशलतापूर्वक उसको यूज़ करते हैं, कुशलतापूर्वक उसको एफिशिएंटली यूज़ करते हैं, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं, वेस्टेज कम करते हैं। तो वहाँ पे जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उनका पूरा यूटिलाइजेशन होता है बेहतर तरीके से। और कई बार क्या होता है, कई कंट्रीज़ जैसे अरेबियन कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे जब डिस्कवरी हुई ऑयल रिजर्व्स की तो वहाँ पे उनकी इनकम काफ़ी इंक्रीज़ हो गई। तो ऐसे भी सडन चेंजेस हो जाते हैं जब किसी इकोनॉमी को पता चलता है कि उसके पास इस प्रकार के नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनके यूज़ करने से। यहाँ पे एक और बात कि ज़रूरी नहीं कि नेचुरल रिसोर्सेज हैं तो वो इकोनॉमी डेवलप्ड हो जाएगी। जैसे अफ्रीका का अगर एग्जांपल लें, वहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, लेकिन अगर उनको यूज़ करना नहीं आता तो वो इकोनॉमी बैकवर्ड ही रह जाती है, अंडर डेवलप्ड ही रह जाती है। उसको रिसोर्सेज होना प्लस उसको यूज़ करना भी आना चाहिए। ये फीचर होती है डेवलप्ड इकोनॉमीज़ की, उनके पास नेचुरल रिसोर्सेज भी होते हैं, वो उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करते हैं, एफिशिएंटली यूज़ करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तरफ सोचते हैं। वाइडर साइज ऑफ मार्केट बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर है। यहाँ पे इन कंट्रीज़ में मार्केट का साइज़ बहुत बड़ा होता है क्योंकि वो अपने लिए भी प्रोड्यूस करते हैं और वो एक्सपोर्ट करने के लिए भी प्रोड्यूस करते हैं। और जहाँ पे मार्केट साइज़ बड़ा हो उसका एडवांटेज होता है
कि हम डिवीज़न ऑफ लेबर और स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। स्पेशलाइजेशन किसी चीज़ में जब हमें प्रोडक्शन बहुत अच्छे से करना आ जाए तो वो स्पेशलाइजेशन है, जिसमें प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाए। और दूसरा डिवीज़न ऑफ लेबर, कि लेबर का डिवीज़न इस प्रकार से किया जाए कि जो व्यक्ति जिस काम में, प्रोडक्शन के जिस प्रोसेस में सक्षम है उसको उसी में लगाया जाए। तो ये तभी पॉसिबल है जब मार्केट का साइज बड़ा होगा, तभी एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी की हम बात कर सकते हैं। और जब बड़ा मार्केट साइज होता है तो बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है, लार्ज स्केल पे काम होता है। और लार्ज स्केल का एडवांटेज हमें पता है कि एक्सटर्नल और इंटरनल इकोनॉमीज मिलती हैं, जो आंतरिक और बाह्य बचते हैं वो मिलती हैं। तो ये सभी फीचर्स की हमने बात करी, ये डेवलप्ड इकोनॉमीज के फीचर्स हैं। विल मीट यू in the next video. Thank you.